नमस्कार। आज हमारे पास ना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मतलब बार्क उससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। ये बताते हैं कि वहाँ साइंटिफिक या टेक्निकल रोल्स में कैसे जा सकते हैं। तो हमारा मकसद है कि ये जो अलग-अलग रास्ते हैं, इनको ज़रा समझें, देखें कि ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए खोलते हैं इन स्रोतों को, देखते हैं क्या है इनमें। बिल्कुल। और ये स्रोत दिखाते हैं कि बार्क के पास ना टैलेंट को लाने के लिए काफी मतलब सोचा समझा व्यवस्थित तरीका है। ये सिर्फ भर्ती की प्रक्रिया नहीं है, एक तरह से बार्क कैसे काम करता है उसकी भी झलक मिलती है इसमें। हाँ, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है वो है OCESDGS स्कीम। इसके ज़रिए साइंटिफिक ऑफिसर बनते हैं। ये खास तौर पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और साइंस में जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें असल में दो ऑप्शन होते हैं। एक है OCS, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। इसमें क्या होता है, 1 साल की काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है और उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर सी का पद मिलता है। अच्छा, और दूसरा? DGFS, हाँ? DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम। ये थोड़ा अलग है। ये OCS के ही कुछ चुने हुए कैंडिडेट्स को मौका देता है कि वो टॉप IIT से MTech कर लें और इस दौरान उनकी जो नियुक्ति है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE में बनी रहती है। ओके। और इसके लिए मतलब योग्यता क्या चाहिए? कुछ मिनिमम परसेंटेज वगैरह होता होगा? हाँ वो तो है। क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है। अगर इंजीनियरिंग की है तो BE या BTech में कम से कम 60% मार्क्स, और अगर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसमें भी अपनी डिग्री में मिनिमम 60%। और हाँ, भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उम्र उम्र की भी एक लिमिट है, आमतौर पर 26 साल एप्लीकेशन की आखिरी तारीख तक। अच्छा, और सिलेक्शन कैसे होता है? मतलब सिर्फ मार्क्स देख लिए और हो गया? नहीं नहीं, उतना सीधा नहीं है। प्रोसेस काफी डिटेल्ड है। पहला स्टेप है स्क्रीनिंग। ये या तो आपके पिछले 3 साल के गेट स्कोर के बेस पर होती है, जैसे 2023, 24 या 25 का स्कोर चलेगा, या फिर बार्क खुद एक ऑनलाइन एग्जाम कराता है। हाँ, गेट स्कोर, ये दिलचस्प है। मतलब पिछले 3 साल के स्कोर मानने हैं। हाँ, ये शायद टेक्निकल बेस कितना मजबूत है वो देखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। स्क्रीनिंग के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू, अच्छा। और इंटरव्यू ही सबसे अहम पड़ाव है ऐसा लगता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जो है वो पूरी तरह इंटरव्यू में परफॉर्मेंस और हाँ मेडिकल फिटनेस उस पर डिपेंड करता है। समझ गया। तो मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एप्टीट्यूड, वो सब भी देखते होंगे इंटरव्यू में। बिल्कुल वही लगता है। और ये जो OCES की ट्रेनिंग है, 1 साल वाली, ये कहाँ होती है, कैसी होती है? ये BARC के अपने ट्रेनिंग स्कूल हैं वहीं होती है। काफी इंटेंसिव होती है सुना है। इसमें न्यूक्लियर साइंस और इंजीनियरिंग के जो अलग अलग पहलू हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, और इसे सक्सेसफुली पूरा करने पर फिर DAE की अलग अलग यूनिट्स में साइंटिफिक ऑफिसर C के तौर पर पोस्टिंग मिल जाती है। और सैलरी, इसका भी जिक्र है शायद? लेवल 10 पे मैट्रिक्स 56,100 रुपए से शुरू। ये तो काफी अच्छी शुरुआत है किसी यंग साइंटिस्ट के लिए। हाँ, निश्चित रूप से। और फिर परफॉर्मेंस के बेस पर आगे ग्रोथ के चांसेस तो होते ही हैं। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, OCESD-FSC अकेला रास्ता नहीं है। एक और अहम स्कीम है स्टाइपेंडरी ट्रेनी स्कीम। स्टाइपेंडरी ट्रेनी, अच्छा। हाँ, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। ये शायद उनके लिए होगी जिनके पास इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री नहीं है। बिल्कुल सही। कैटेगरी I जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। इसके लिए या तो साइंस में ग्रेजुएशन चाहिए जैसे BSc, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इनका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होता है और सफल होने पर साइंटिफिक असिस्टेंट B के तौर पर नियुक्ति मिलती है। इनका सिलेक्शन भी स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू से होता है। अच्छा, और दूसरी कैटेगरी, मान लीजिए किसी के पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन भी नहीं है, जैसे कोई ITI करके आया हो। हाँ, उनके लिए है कैटेगरी 2। ये टेक्नीशियन पद के लिए होती है। इसके लिए या तो 12वीं पास हो साइंस और मैथ्स के साथ, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होते हैं शायद, या फिर 10वीं के बाद किसी रेलेवेंट ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट हो। इनकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है। ओ, 2 साल? हाँ, और इनकी सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी अलग है। इसमें 3 स्टेज हैं। पहले एक प्रीलिम्स टेस्ट होता है, वो स्क्रीनिंग के लिए। फिर एक एडवांस टेस्ट होता है, मेरिट उसी से बनती है, और आखिर में एक स्किल टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग होता है। तो ये दिखाता है कि बार्क में मतलब
अलग अलग लेवल पर टेक्निकल लोगों के लिए मौके हैं, बिल्कुल डिग्री वालों के लिए भी, डिप्लोमा वालों के लिए भी और आईटीआई वालों के लिए भी। बिल्कुल, काफी सोचा समझा स्ट्रक्चर लगता है। और हाँ, इन स्रोतों में 2025 के OCS DGFS प्रोग्राम का टाइमलाइन भी दिया है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक खुलेंगे, ऑनलाइन एग्जाम मार्च 2025 में होगा, इंटरव्यू मई-जून 2025 में और रिजल्ट भी जून-जुलाई 2025 तक आ जाने की उम्मीद है। ये जानकारी तो उनके लिए काफी काम की है जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये डेट्स ध्यान में रखना जरूरी है तैयारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो बार्क में एंट्री के रास्ते काफी साफ और स्ट्रक्चर्ड हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे गेट स्कोर या उनका अपना एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू दोनों पर जोर है। काफी कॉम्पिटिटिव लगता है पूरा मामला। बिल्कुल। और इससे ये भी पता चलता है कि देश के इतने बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में करियर बनाने के लिए रास्ते तो हैं, बस सही क्वालिफिकेशन चाहिए, तैयारी चाहिए और शायद वो एक खास किस्म की सोच जिसकी बार्क को तलाश रहती है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, ये जो इतनी स्ट्रक्चर्ड कई लेयर वाली सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें एकेडमिक मजबूती के साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू पर इतना फोकस है, ये इस बारे में क्या इशारा करती है कि बार्क अपने कर्मचारियों में आखिर किन गुणों को, किस तरह की मानसिकता को सबसे ज्यादा वैल्यू देता है? ये सिर्फ टेक्निकल स्किल से आगे की बात तो नहीं, सोचने वाली बात है ये।